नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश की आप कर रहे हैं तैयारी, तो कहीं गलतियां ना पड़ जाए निवेश पर भारी। आज जान रहे हैं हम किन गलतियों से निवेश में हो सकता है नुकसान, निवेश में जोखिम को कैसे पहचानें और गलतियों को कैसे सुधारें। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के आज के इस खास पेशकश में। तो जब हम बात करते हैं कि निवेश का सही तरीका क्या हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह रहता है कि आप गलतियों से कितना और कैसे बच सकते हैं। इसलिए ऐसी ही गलतियों पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा, जिससे कि आपके निवेश में ये रोड़ा ना अटका पाए। तो एक एक करके हर गलतियों पे बात करेंगे, लेकिन नटशेल में अगर समझना चाहे, पूनम मैं आपसे शुरुआत करूं अगर, तो यूजुअली निवेश की जो इनिशियल गलतियां होती हैं, गलतियां वैसे बुरी नहीं होती हैं, आप गलतियों से सीखकर ही निवेश पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो अवॉइड की जा सकती हैं, तो आपकी नजर में निवेश की कुछ बड़ी गलतियां क्या हो, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा शुरुआत में। स्वाति, सबसे पहली जो बड़ी गलती निवेशक करते हैं वो है कि वो सोचने में बहुत देर कर देते हैं कि निवेश करने में शुरुआत कैसे करें। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो वो निवेश न करना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा एक टूल है जिससे हम वेल्थ क्रिएशन में बहुत अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो ही कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है सोचने में कि किधर निवेश करें, क्यों निवेश करें, डरते हैं निवेश करने से, निवेश के नए नए तरीके उन्हें पता नहीं चलते। तो लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, जिसकी वजह से हम निवेश नहीं करते, उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट खो बैठते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं तो अगर आप 10,000 रुपए की SIP 25 साल के लिए करते हैं तो 25 साल लगते हैं उसको 3.5 करोड़ रुपए बनने में। वहीं अगर आप महज 5 साल और उसको एक्सटेंड कर देते हैं, 25 के बजाय 30 साल अगर आप निवेश करते हैं, तो वो 3.5 करोड़ रुपए सीधा डबल यानी 7 करोड़ हो जाते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में एक एक महीने का फर्क पड़ता है। इसलिए निवेश न करना की शुरुआत न करना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होगी। और आपके कितना निवेश करना वो एक दूसरी बड़ी गलती होती है। अगर उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं किया कि हमें जो पैसा बचा के रखना है उसे भी निवेश कर जाना, यानी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए, वो भी सही नहीं है। तो एक बैलेंस बना के कि कितना निवेश करना और कब निवेश शुरू करना, आई थिंक ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है निवेश शुरू करना और अपना पोर्टफोलियो बनाना। बिल्कुल। तो निवेश की सबसे बड़ी गलती, जैसा पूनम बता रही है, यही है कि आप निवेश करने में देरी कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हेमंत जी, ये जोड़ना बेहद जरूरी है कि जब आप निवेश कर रहे हैं, कई बार आप उसके जोखिम को नहीं पहचानते। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यूजुअली निवेश में जोखिम को पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि कई लोग समझते ही नहीं कि ये रिस्क होगा क्या इन्वेस्टमेंट में। तो पहले आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, एक निवेश में कितने तरीके के रिस्क होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिससे ऐसी गलती से बचा जा सकता है। जी स्वाति, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमने काफी बार देखा है कि इन्वेस्टर यहाँ पे गलतियां करते हैं। दो चीजें हैं इसकी, बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। एक तो आप जब रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए समझने के लिए कि किस तरह के रिस्क है, लेकिन उन रिस्क को जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो एक गलती है। दूसरा, जब आप रिटर्न को ओवर एस्टिमेट करते हैं, दोनों ही एस्पेक्ट जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। जब हम रिस्क की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स की, ऐसी बात है, सबसे बड़ा रिस्क जो है वो वॉलेटिलिटी का रिस्क है, यानी उतार चढ़ाव आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन ऊपर नीचे जब होती है। दूसरा, हमने देखा है उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी वो जियोपॉलिटिकल कारण होते हैं, कभी वो डोमेस्टिक है, कभी इंटरनेशनल है, कभी इकोनॉमिक रीजंस है। हर जो रीजन है उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि वो किस तरह का रिस्क है। दूसरा, अगर हम डेट की बात करें तो वहां पे काफी सारे रिस्क हैं। इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, डिफॉल्ट का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। तो अलग अलग तरह के रिस्क हैं। सबसे ज्यादा इशू आता है इक्विटी में, क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, तो अलग अलग तरह के रिस्क हैं। सबसे ज्यादा इशू आता है इक्विटी में, क्योंकि जैसे अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें तो सडनली हमने देखा कि पिछले 2 महीने से मार्केट में अच्छा मूवमेंट है, तो फिर हमें किसी निवेशक को लगता है कि चलिए अभी तो मार्केट ठीक लग रहा है और लगता है आगे जाके भी अच्छा करेगा, तो बहुत ज्यादा पैसा हम इक्विटी में डालते हैं।
तो कहीं ना कहीं जब आप करंट सिचुएशन को देख के आप पैसा लगाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने जो कंफर्टेबल जो लेवल है रिस्क का उससे आगे चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम ओवर एस्टिमेशन की बात करें रिटर्न की, वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप गोल बनाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है गोल अचीव करने के लिए। जब आप ओवर एस्टिमेट करते हैं रिटर्न को तो आप कम इन्वेस्ट करेंगे, यानी अगर आपने वो रिटर्न नहीं कमाया फिर आपको गैप मिलेगा। तो दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्क को समझिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और रिटर्न जो है वो रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करके एस्टिमेट करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि रिस्क का जिक्र किया आपने हेमंत जी यहाँ पर, जो अलग अलग जोखिम होते हैं निवेश के, जो कि जिनकी वजह से बड़ी गलती भी हो जाती है पूनम, उसमें एक ये रिस्क भी है कि जैसे कोई एक नया निवेशक है, उसको जानकारी कम है इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पता किया कि ये एक म्यूचुअल फंड हाउस है, मतलब एक एएमसी है जो कि बहुत अच्छी है, जानी मानी रेप्यूटेड है, तो यहीं पर पैसे निवेश कर दिया जाए, और उस पूरे प्रोसेस में वो एक ही फंड हाउस के बहुत सारे फंड ले लेते हैं, जिसको हम यूजुअली एएमसी रिस्क भी कहते हैं। तो ऐसे रिस्क से क्या नुकसान है और ये गलती को सुधारने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो स्वाति, जब भी निवेशक अपनी जर्नी शुरू करते हैं निवेश की, तो उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। उन्हें एक एक्सपर्ट से मिलके अपने जोखिम उठाने की क्षमता को आंकना चाहिए कि कितना वो जोखिम उठा सकते हैं और कितना उनके गोल्स की टाइम होराइजन है। यानी जब तक आपके पास गोल्स आइडेंटिफाइड नहीं होंगे, उनसे रिलेटेड टाइम होराइजन नहीं होगा, और आप एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपना पोर्टफोलियो नहीं बना लेंगे, और जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपने एक सुनी सुनाई कोई बहुत अच्छी एएमसी में सारा इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो उसे हम कहेंगे कि आप एक रिस्क को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं और आप एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेके निवेश कर रहे हैं। तो उस सबसे पहले हमें डाइवर्सिफिकेशन की इसमें ध्यान रखना होगा कि हम ना कि सिर्फ एएमसी में कॉन्सेंट्रेट ना करें, बाकी जो कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिकली मैं अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, ये इतना एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है स्वाति कि ये एक कोर प्रोडक्ट है। इसमें आप सब तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसका फायदा आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, हर तरीके के टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आपको एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो जो भी गलतियां भी अगर हमसे हो जाती, जैसे आपने शुरू में कहा कि गलतियों से ही हम सीखते हैं, गलतियां भी हो जाती है, तो आप ये समझ लें कि म्यूचुअल फंड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी चाहें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर सकते हैं, एसआईपी ही भले क्यों ना हो, आप उसे बंद कर सकते हैं, उससे विड्रॉ कर सकते हैं, किसी तरीके का किसी लॉक इन नहीं है एक्सेप्ट ईएलएसएस प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपने 1 साल के अंदर निवेश को तोड़ा तो आपको एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकता है, पर उससे ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो इस तरीके के डाइवर्सिफिकेशन को भी हमें बहुत साइंटिफिकली करना है कि हमें एएमसी का भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, और साथ ही हमें बहुत ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट्स चुनने कि हमारा गोल कितना दूर है और हमें किस तरीके की जोखिम उठाने की हमारी क्षमता है। बिकॉज एवरीथिंग शुड मैच और अलाइन होके पीस ऑफ माइंड मिले, ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल। हेमंत जी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र किया यहाँ पर पूनम ने अभी, सबसे एक बड़ी गलती निवेशकों से ओवर डाइवर्सिफिकेशन की हो जाती है, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन है, आप डाइवर्सिफाई करने चलते हैं लेकिन आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, और निवेशक ये जानना चाहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, किस तरीके से किसी का कोई पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो सकता है और कैसे पहचाने इस गलती को? देखिए स्वाति, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम देख के बोल सके कि ये नंबर होने के बाद आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो गया, लेकिन एक प्रोसेस को समझने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे पहले भी हमने बात की कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो बाय नेचर जो है वो एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यानी अगर आप 5,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा किसी इक्विटी फंड में अगर आप जब निवेश करते हैं तो वो कम से कम 40-50, कभी कभी उससे ज्यादा भी स्टॉक उसमें होते हैं, 10 से 15 सेक्टर में आपका पैसा लगता है, और आपके जैसे क्योंकि हजारों लाखों इन्वेस्टर वहां पे हैं तो हर मार्केट लेवल पे पैसा वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो बेसिकली क्या है, आपको ये समझना होगा कि जब आप किसी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा फंड मत रखिए। कभी कभी गलतियां क्या होती हैं कि हम लगता है कि 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो 5 फंड ले लेंगे, या अगर 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो हम 10 फंड ले लेंगे।
तो वो गलत है, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा कि आप एक जैसे फंड लेंगे, ठीक है, और मॉनिटरिंग करनी मुश्किल होगी। एक जैसे फंड लेंगे तो जब मार्केट गिरेगा तो भी एक जैसी रिएक्शन आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा तब भी एक जैसी रिएक्शन आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अब सवाल ये है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टर को दुविधा ये है कि किस लेवल पे हम समझें कि हमारा पोर्टफोलियो जो है ओवर डाइवर्सिफाइड। सबसे पहले तो मैं कह दूं, क्योंकि काफी बार ये सवाल आता है कि अगर मेरे टोटल पोर्टफोलियो में कितने फंड होने चाहिए। देखिए, ये बात ओवरऑल पोर्टफोलियो की नहीं है, क्योंकि मेरे गोल जो है, शॉर्ट टर्म पार्किंग का गोल हो सकता है, वो एक अलग पोर्टफोलियो होगा। 2 साल का अगर है वो एक अलग होगा। 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट और एसेट एलोकेशन अलग होगी। लॉन्ग टर्म में बच्चों की एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट, तो सबके जो कॉम्बिनेशन एसेट एलोकेशन का वो अलग अलग होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो वो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में देखना है आपको। जैसे आप मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 10 फंड नहीं रखने, वहां पे आपको कोशिश करना है 3 या 4 फंड रखें आप। उसी तरीके से बच्चों की एजुकेशन में आपने उतने ही फंड रखे। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में ये देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे अगर हम डेट की भी बात करें, अगर टारगेट मेच्योरिटी फंड लेते हैं, वो अलग अलग मेच्योरिटीज की होती है, तो वहां पे 3-4 फंड हो सकते हैं। ओवरऑल फंड नहीं, किसी जो गोल है उसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपकी। एब्सोल्युटली हेमंत जी, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। हेमंत जी, आपने जो बात कही है रिस्क और गलती की, उसमें पूनम मैं इस बात से आपसे जानना चाहती हूँ कि जब एक निवेशक पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो बेहतर से बेहतर हो, ऑफ कोर्स, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में कई बार वो ऐसे सेक्टर्स चुन लेते हैं या ऐसे कैटेगरीज चुन लेते हैं जहां पर शुरुआत में उनको लगता है कि इसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न बन रहे हैं, लेकिन बाद में एग्जिट पॉइंट उन्हें समझ नहीं आती कि आखिरकार अब पहले तो रिटर्न अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं बन रहा है। तो ऐसे पूरे प्रोसेस में एग्रेसिव पोर्टफोलियो ज्यादा बन जाता है, और यूजुअली हमने ये ऐसे केसेस में देखा है जब इन्वेस्टर्स हेविली इन्वेस्टेड होते हैं किसी सेक्टोरल, थीमैटिक या स्मॉल कैप फंड्स में। तो ये जो गलती है अपने निवेश के बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ऐसे कैटेगरीज में जाने की, इससे कैसे बचा जा सकता है, और पोर्टफोलियो का जो सही संतुलन है ऐसे केस में क्या हो? स्वाति, देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है। गलती हम ही कर बैठते हैं कि हमें उसमें बने रहना है कि नहीं। जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर कहावत सुनी होगी कि डॉक्टर जो बनते हैं, सर्जन जो होते हैं, वो 10 साल लगाते हैं ये सीखने के लिए कि कैसे ऑपरेशन के लिए काटा जाए मरीज को, मगर अगले और 20 साल में वो ये समझते हैं कि कब ना काटा जाए, ऑपरेशन कब ना किया जाए। तो बहुत पेशेंटली ये बात समझनी होगी निवेशकों की, उन्हें इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और आप एक सेक्टोरियल एग्रेसिव फंड चुनते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको उसमें पेशेंटली बना रहना पड़ेगा। यानी पेशेंस इज अनदर की टू मिटिगेट द रिस्क। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो सेक्टोरल और बहुत एग्रेसिव फंड्स का बना तो लिया, मगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में उतनी जोखिम उठाने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए आप उससे बीच में से निकल जाते हैं या बीच में स्टॉप कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, विच इज अगेन मुझे बहुत क्रिमिनल लगता है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे ऊपर जाता है उसी का बेनिफिट तो हमें लॉन्ग टर्म में उठाना है, और निवेशक ये न समझते हुए, नहीं, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है टोटली, और कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट सभी अच्छे हैं, मगर आपको उसमें बने रहना चाहिए। उसका एक दो सेक्टर के आप एग्जांपल देखिए, स्मॉल कैप्स हैं जो पिछले 2-3 साल में नहीं चले थे, अभी आप उनका रिटर्न्स देखेंगे तो ओवर 40% रिटर्न्स हर फंड्स में दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बीच में 7-8 साल नहीं चले, मगर जो निवेशक उसमें पेशेंटली बने रहे, आज उनके रिटर्न्स मोर देन 20% बन रहे हैं। तो हर क्षेत्र अच्छा है, हर निवेश, क्योंकि साइक्लिकल है मार्केट। यहाँ सेक्टर्स भी, यानी जो साइकिल्स चलते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, कभी आईटी थीम चलेगी, कभी फार्मा चलेगा। तो आपको कन्विक्शन जिस क्षेत्र में है उसमें आप बने रहें। दूसरी बात, जो पास्ट परफॉर्मेंस है स्पेशली सेक्टोरियल फंड में, दैट कैन नॉट बी डिसाइसिव कि आगे भी ये फंड इस तरीके से ही अच्छा परफॉर्म करेंगे या बुरा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सेक्टर्स का चाल आती और जाती रहती है। तो ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है एक निवेशक को, कि ये फंड हम चुने तो इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या साइंस है। फंड और सेक्टर्स कोई भी बुरे नहीं है, पर आपको क्या सूट करते वो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना। बिल्कुल।
तो आपकी सूटेबिलिटी, आपके निवेश लक्ष्य, आपके जोखिम क्षमता के हिसाब से ही आपको कैटेगरी का चुनाव करना चाहिए। पूनम ये बहुत साफ तरीके से बता रही हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पहलू है हेमंत जी, वो ये जो हमने आमतौर पर देखा है, और ये एक्चुअली सब इंटरकनेक्टेड है, ये जो गलतियां होती है वन लीड्स टू अनदर, और तभी शायद कोई निवेशक परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने तो बनाया था फुल प्रूफ पोर्टफोलियो, लेकिन मन मुताबिक उनको इसका फल नहीं मिल पा रहा है। वो ये है कि आनन फानन में एसआईपी रोक देना, और हमने हाल ही में इस पे शो भी किया था और रिपोर्ट भी दिखाई थी कि लोगों ने पिछले कुछ समय में एसआईपीज अपनी पॉज की है या फिर रोकी है या फिर आधे रास्ते में ही छोड़ दी हैं। तो ये गलती पोर्टफोलियो के लिए, आपके निवेश के लिए कितनी बड़ी नुकसानदायक हो सकती है, और क्यों ना रोके एसआईपी? देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये काफी बड़ी गलती हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं वो पहले से काफी कम हो गए हैं। उसका कारण ये है कि बहुत ही क्लियरली डिफाइंड टाइम होराइजन के साथ, गोल के साथ जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फोकस है, आपको पता है कि कितना समय आपके पास है, तो आप जो बीच में कभी वॉलेटिलिटी या ऐसे पीरियड जहां पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहे, तो उससे आप घबराते नहीं। लेकिन ये जो केसेस होते हैं वो तभी होते हैं जब एज एन इन्वेस्टर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हो बिना अपने गोल्स को डिफाइन किए हुए, बिना ये क्लैरिटी के कि हमें क्या अचीव करना है, कितना समय हमारे पास है, क्योंकि हम मेंटली तैयार नहीं होते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने के लिए। और ये जैसा मैंने कहा, खाली वॉलेटिलिटी ही नहीं है, ऐसे पीरियड्स भी होते हैं, जैसे हमने देखा कि 16-17 मंथ्स ऐसा पीरियड था जबकि इक्विटी ने कुछ बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट आती है। और जब वो अपना आप प्रोसेस रोकते हैं तो क्या होता है, देखिए आप, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो डिसिप्लिन लाता है आपके सेविंग प्रोसेस में और आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। दूसरी बात, एक ऐसी एसेट क्लास इक्विटी जो लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि इन्फ्लेशन को आपको बीट करने में मदद करती है, उसमें इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, दूसरा डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि आपको एवरेजिंग का फायदा हो। जब आप अपनी एसआईपी को पॉज करते हैं तो आप सब एरियाज में कंप्रोमाइज करते हैं, सेविंग में कंप्रोमाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट में कंप्रोमाइज करते हैं, अपने एसेट एलोकेशन को बदलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार जब आप एसआईपी शुरू करें तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ शुरू करें कि हमें क्या गोल अचीव करना है, कितना समय हमारे पास है, और अगर आपको चैलेंजेस आते हैं मार्केट के बीच में, जो आएंगे स्पेशली जब आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो कैसे आप अपने फोकस को अपने गोल के ऊपर रखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एब्रप्टली अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी मत रोकिए। इनफैक्ट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, हम हमेशा कहते हैं, जैसे हम स्टेप अप एसआईपी की बात करते हैं, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल, और आपके निवेश पे आपको अपने इमोशंस को क्यों नहीं हावी होने देना चाहिए, इस पर भी चर्चा रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो निवेश पर भारी गलतियां, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा। हेमंत रुस्तगी वाइज इन्वेस्ट हमारे साथ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूनम रूंगटा से कर रहे हैं खास चर्चा। इस पूरे प्रोसेस में, पोर्टफोलियो बिल्डिंग के प्रोसेस में, निवेश के प्रोसेस में, और फिर फेलियर से सक्सेस तक के प्रोसेस में एक पड़ाव ऐसा आता है, और इनफैक्ट वो बहुत ही इनिशियल फेज में ऐसा पड़ाव पूनम आता है जिसका जिक्र भी किया आप दोनों ही एक्सपर्ट्स ने। वो ये है कि हम शुरुआती जो निवेश करते हैं पिछले प्रदर्शन को देखकर करते हैं, और ये देखते हैं, हालांकि अब जो इन्वेस्टर तो काफी अवेयर हो गए हैं, काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, फंड को आपस में कंपेयर करके उसमें निवेश करते हैं, लेकिन सिर्फ पिछले प्रदर्शन पर निवेश करना क्यों बड़ी गलती साबित हो सकता है? स्वाति, जैसे हमने ऑलरेडी अभी बात की कि पिछला जो प्रदर्शन है वो और अब आगे जो होने वाला प्रदर्शन है उसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई गलती नहीं करता, बिकॉज मार्केट साइक्लिकल है, एक सेक्टर का परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम बदलता है। कभी ब्लू चिप स्टॉक्स का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, कभी मिड कैप्स बहुत अच्छे उभर के आते हैं, अभी जैसे स्मॉल कैप्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो आपको हर जगह प्रेजेंट रहना है टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। यानी अगर आपका पार्टिसिपेशन हर कैटेगरी में होगा तो फिर आप
इस चीज से बच जाएंगे जो नॉर्मली निवेशक पिछले प्रदर्शन को देख के बहुत एग्रेसिवली एक ही सेक्टर में घुस जाते हैं, पिछले 5 साल से इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम इसी सेक्टर में रहें। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। इसे हम इमोशनल बाइंग भी कह सकते हैं, ग्रीड और फियर जो इसको ड्राइव करता है। यानी आप चढ़ते मार्केट में निवेश करते हैं और उतरते मार्केट में आप उसमें से निकलते हैं, तो ये दोनों चीजों की जो इम्बैलेंस है, यानी उल्टा होना चाहिए। चढ़ते मार्केट में आपको उसमें से एग्जिट होना चाहिए टू बुक द प्रॉफिट्स, और उतरते मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए। जो इमोशनली निवेशक टाइम नहीं कर पाते हैं और गलती करते हैं, और इस टाइमिंग के चलते और इस इमोशनल ग्रीड और फियर के चलते वो अपने पोर्टफोलियो में लॉस करते हैं, और फिर उन्हें वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्हें गलत लगता है और उसके बारे में उनकी गलत राय बन जाती है। जबकि बहुत पेशेंस चाहिए। जितना रिस्क रिवॉर्ड है उतना आपको पेशेंस रखनी है, जितना रिस्क उठाएंगे उतना रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। तो ये सब बारीकियां समझने के लिए मैं बार बार ये बात कह रही हूँ स्वाति कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। ये एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन वाला पोर्टफोलियो अगर बनाना है आपको, तो उसकी चारों तरफ की बारीकियां अपने को समझनी चाहिए और फिर एक पोर्टफोलियो डिजाइन करके उसमें पेशेंटली बने रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। और इस पूरे प्रक्रिया में हेमंत जी, दिक्कत तब भी आती है जब नए निवेशकों को खास तौर पर ये लालच दिया जाता है कि आप इस फलाना स्कीम में निवेश करेंगे तो आपको एक तो गारंटीड रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे इस कैटेगरी में इस फंड में निवेश करेंगे, स्कीम में पैसे डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कुल मिलाकर रातों रात रिटर्न का लालच दिया जाता है। कई निवेशकों को पॉन्जी स्कीम में फंसाया जाता है, बिटकॉइन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। ये जो पूरा निवेश का जो एक प्रोसेस है ये अलग पैरेलल चल रहा है, तो रातों रात रिटर्न आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न बन जाए किसी निवेशक का, और इस पूरे प्रोसेस में क्या गलती हो जाती है निवेशकों से? स्वाति, रातों रात रिटर्न बनता नहीं कभी भी, और वो आगे जाके भी नहीं बनेगा। आई थिंक इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस लिए करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पैसा जो है वो बढ़े, यानी हमको रिटर्न मिले। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। हमने पूरे शो में बात की कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना पड़ेगा, आपको लंबा समय देना पड़ेगा, आपको सही एसेट एलोकेशन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक हेल्दी रिटर्न मिलती है। एज एन इन्वेस्टर अगर आपको कोई बोलता है कि आपको यहाँ पे गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, या आपको रातों रात जैसा आपने कहा कि ओवरनाइट आप अमीर बन जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि पैसा बनाना कभी भी इतना आसान नहीं था, ना है, ना कभी आगे होगा। तो देखिए एज एन इन्वेस्टर अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी नहीं है मार्केट्स के बारे में, इक्विटी के बारे में, डेट के मार्केट में, और कहीं ना कहीं हमें ये पता है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कॉमन सेंस की बात है कि कभी भी पैसा बनाना इतना आसान नहीं था। अगर आसान होता तो फिर सब लोग वही कर रहे होते। तो जब भी आपको ऐसा कुछ कहा जाता है कि ये बहुत आसान तरीका है, इसमें पैसा बना लीजिए, इसमें आपको ये मिलेगा, जो आपको लगता है कुछ अनरियलिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अलर्ट होना है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप एक्सपर्ट भी नहीं है तब भी आप इतना तो जान ही सकते हैं कि अगर आप इतनी मेहनत करके, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो पैसा कमाते हैं, बिजनेस में है बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो इजी मनी तो कहीं मिलता नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और बिल्कुल जैसे पूनम ने कहा, एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक से वो डिसीजन नहीं कर पाते, क्योंकि मत भूलिए कि आपके सारे सपने जो भी है वो सब आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे सपने आपके पूरे हों आपके अपने परिवार के लिए, तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करें। खुद कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए जो आपको समय समय पे गाइड करे, ताकि सिर्फ ये बताए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, बल्कि आपकी हैंड होल्डिंग करे, स्पेशली चैलेंजिंग टाइम में। वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहीं पे हम गलतियां करते हैं। बिल्कुल, गलती वही होती है जहां पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। जैसा हेमंत जी और पूनम दोनों बता रहे हैं कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प अगर आप लें तो ऐसी गलतियां शायद कम होने की गुंजाइश कम हो। लेकिन आजकल तो डीआईवाई इन्वेस्टर्स का जमाना हो गया है पूनम। हर कोई जो इन्वेस्टर, स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स है, वो अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि वही सब कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे जैसे शो में वो सवाल भी भेजते हैं कि मैंने इन फंड्स में निवेश किया था ये सोचकर कि शायद अच्छा करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो डीआईवाई इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपकी राय रहेगी, उनको क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि शायद सबसे ज्यादा गलती
ऐसे निवेशकों से ही हो जाती है। जैसा मैंने शुरुआत में बोला, गलती कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, उससे सीखकर फिर निवेश की जर्नी को आगे बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वाति, अभी हेमंत सर ने बताया कि हैंड होल्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो DIY इन्वेस्टमेंट में मिसिंग है। आप DIY कैसे करते हैं? और मुझे लगता है हर यंग इन्वेस्टर को एक बार ये DIY करके और जो उनसे गलतियां होती है उससे जरूर सीख लेना चाहिए कि वो अब DIY ना करके किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके आगे बढ़े, तभी उन्हें एक रिश्ता बनेगा किसी प्रोफेशनल के साथ उनका। तो आपको जो हैंड होल्डिंग का जो पोर्शन है वो DIY में मिसिंग है। आप इमोशनल बाइंग करते हैं, आप रैट रेस फॉलो करते हैं, मेरे दोस्त ने किया इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने कहीं बोर्ड देख लिया तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप क्राउड के साथ चलते हुए निवेश करते हैं, जबकि मुझे लगता है हर एक निवेशक का पोर्टफोलियो यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक होता है क्योंकि हर एक के नीड्स अलग, उठाने की क्षमता अलग होती है। पूनम, तो भेड़चाल का हिस्सा बनना नहीं है, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ये निवेश की एक बड़ी सीख है जो आपको हमेशा हर एक पड़ाव पर काम में लानी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी असमंजस की स्थिति हो तो हम अपने शो के जरिए तो आप सबको एडवाइस करते ही अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, तो आप हमारी भी मदद दे सकते हैं। बस गलतियों से बचें जितना हो सके और सही निवेश की राह पर चलें। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी आपका, पूनम, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आइए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।